अच्छा बताइए, कल कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? कल हमने पढ़ लिया था इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ तक पढ़ लिया था। अच्छा बताइए, सबसे पहले जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था एनिमल हस्बेंड्री। क्या पढ़ा था? और एनिमल हस्बेंड्री क्या था? इट इज अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। क्या बोला था इसको? इट इज अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। तो इसको हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से जोड़ा था। अच्छा बताइए, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया कौन है? वर्गीस कुरियन। को फाउंडर ऑफ अमूल डेयरी, वो भी कौन है? वर्गीस कुरियन है। अच्छा बताइए, जब हमने ब्रीड की बात की थी तो बेस्ट मिल्क ब्रीड ऑफ काउ इन द वर्ल्ड हॉलिस्टीन, और बेस्ट इंडियन मिल्क ब्रीड ऑफ काउ, तो आंसर क्या हो गया था? साहिवाल। अच्छा, ये भी काऊ की है। कांग्रेज हो गया, थार पारकर हो गया, ओंगोल हो गया, रेड सिंधी हो गया, डेवनी हो गया, ये सब क्या है? काऊ की ब्रीड है। अब जैसे हमने काऊ को पहले जो है वो 3 तरह की ब्रीड में डिवाइड किया हुआ था, एक मिल्च ब्रीड, एक ब्रॉड ब्रीड और एक जनरल यूटिलिटी ब्रीड। लेकिन यहाँ से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, और इसीलिए हमने फिर इसको क्या कर दिया? केवल मिल्च ब्रीड पर ही रखा है। केवल किस पे रखा है? मिल्च ब्रीड पर ही रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर मिल्च ब्रीड का नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा वहां पर देखो गॉट भी है, और गॉट के अंदर अपने को क्या याद रखना है? कश्मीरी पश्मीना। गॉट के अंदर क्या याद रखना है? कश्मीरी पश्मीना। और शीप में एक्सोटिक वेराइटी ऑफ शीप मेरिनो, है ना? तो मेरिनो वूल उससे मिलती है, किससे? मेरिनो शीप है, और वो हमारे यहाँ की नहीं है। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी अपन मार्क कर रहे हैं, पूरा थोड़ी ना कर रहे हैं, सिर्फ एक एक ही तो मार्क कर रहे हैं। फिर हमने आगे देखा एनसीईआरटी में नहीं है तो मत पढ़ो, नहीं, क्योंकि अब 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से तो आ ही रहे हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा, इसलिए अपन छोड़ सकते हैं, है ना? और अगर 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं तो फिर मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी भी टॉपिक में मत पढ़ो, सारे एनसीईआरटी पर डालो। तो ये जो मैं टिक करा रहा हूँ ना, वो सारे ऑप्शंस वो टिक हो रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए गए हैं, बाकी तो मैं भी नहीं पढ़ा रहा आपको। तो शिप में अपन ने कौन सा मार्क किया है? मैरिनो। अच्छा, उसके बाद हमने आगे देखा था ब्रीडिंग मेथड। क्या देखा था? ब्रीडिंग मेथड। और उसके पहले हमने देखा था डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अच्छा बताइए कि मिल्क प्रोडक्शन इज प्राइमरीली डिपेंडेंट अपॉन क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म, और उसकी फीडिंग कैसी होनी चाहिए? साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए। और बताइए, डिजीज फ्री वैरायटी का डोमेस्टिकेशन करेंगे या नहीं? और उसके लिए हेल्थ और हाइजीनिक कंडीशन का भी ध्यान रखेंगे, प्रॉपर वेटरनरी डॉक्टर का विजिट भी होगा। ब्रीडिंग मेथड में सबसे फर्स्ट कौन सा पढ़ा था? इन ब्रीडिंग। फर्स्ट कौन सा पढ़ा था? और इन ब्रीडिंग बताइए, सेम ब्रीड थी या डिफरेंट ब्रीड, बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 6 जनरेशन, तो हमने इसको क्या बोला था? इन ब्रीडिंग। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि विच हैविंग कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 6 जनरेशन, तो ये क्या था? इन ब्रीडिंग। और अगर कॉमन एंसेस्टर नहीं हो तो आउट ब्रीडिंग। बताइए, विच ब्रीडिंग मेथड इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी? विच ब्रीडिंग मेथड इवॉल्व टू हेल्प्स टू इवॉल्व द प्योर लाइन? कौन सा हो गया? इन ब्रीडिंग। अच्छा बताइए, विच ब्रीडिंग मेथड हेल्प्स टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन? प्रोलॉन्ग्ड इनब्रीडिंग इज बेनिफिशियल और हार्मफुल? शॉर्ट टर्म इनब्रीडिंग इज बेनिफिशियल। अच्छा बताइए, विच ब्रीडिंग मेथड is used to produce हिसार डेल शीप? कौन सा था? क्रॉस ब्रीडिंग। और हिसार डेल शीप किस किस के बीच में क्रॉस है? बीकानेरी एव और मैरिनो रैम। अच्छा, फिर हमने आगे देखा था म्यूर और हिन्नी बनाना, तो म्यूल और हिन्नी आर प्रोड्यूस बाय विच ब्रीडिंग मेथड? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा बताइए, क्रॉस ब्रीडिंग में सेम ब्रीड या डिफरेंट ब्रीड? और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में
स्पीशीज ही डिफरेंट है, इसके अंदर स्पीशीज ही डिफरेंट है, लेकिन ये फर्टाइल होते हैं स्टेराइल, बट दे हैव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। उसका क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। चलिए उसके बाद पढ़ा था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब कौन सा मेथड आएगा, कंट्रोल ब्रीडिंग का मेथड आएगा। हाँ तो वही तो पढ़ रहे हैं, अब पढ़ेंगे कंट्रोल ब्रीडिंग। इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था, नॉर्मल मेटिंग, और आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल ब्रीडिंग। और कंट्रोल ब्रीडिंग में सबसे पहले क्या आएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो यहां पर अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। अब जैसे मान लीजिए एक फार्मर है, उसका एक डेयरी फार्म है और उसके पास एक हॉलिस्टीन काव है। इसके पास क्या है, हॉलिस्टीन काव है, ये एक ही खरीद के लाया है, और बाकी इसके पास यहाँ पर क्या है, लोकल वैरायटी की काव है, तो यहाँ पर कई सारी लोकल काव भी है। अब ये यहाँ देख रहा है कि ये जो हॉलिस्टीन काव है ये मिल्क प्रोडक्शन में बहुत अच्छी है, बहुत सारा मिल्क ये अकेली दे रही है, और यहाँ ये जो लोकल काव है ये 6 से 8 है, 6 to 8, और ये सब मिलाकर के भी उतना मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है जितना ये अकेली कर पा रही है। तो अब ये सोच रहा है कि काश मेरे पास सारी ही होलिस्टीन काऊ होती तो मजे ही आया था, लेकिन ये कॉस्टली है तो इसके बजट के बाहर है। अब इसके पास क्या है, सिर्फ सिंगल होलिस्टीन काऊ है, और अब ये धीरे धीरे जब इसका बेबी बड़ा हो जाएगा तो फिर इसका मिल्क प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाएगा, और फिर ये एक दिन दूध देना बंद कर देगी, और अब ये दोबारा प्रेग्नेंट होगी, तब इसके जो नेक्स्ट इसकी जो ऑफस्प्रिंग आएगी उसके बाद इसमें मिल्क प्रोडक्शन शुरू होगा। तो हमने देखा कि इसने अब धीरे धीरे दूध देना बंद कर दिया है, और अब इसको फिर से प्रेग्नेंट कराना है तो इसकी ब्रीडिंग करानी पड़ेगी, मेटिंग करानी पड़ेगी। अब साहब मेटिंग के लिए दो ऑप्शन है, या तो लोकल वैरायटी का बुल जो इंडियन वाला हो, या फिर हॉलिस्टीन बुल। तो दो इसके बाद ऑप्शन है, एक तो लोकल वैरायटी का बुल जो है आसपास के एरिया में इसको अवेलेबल है, या फिर दूसरा क्या है, हॉलिस्टीन बुल है। अच्छा बताइए, अगर इसकी मेटिंग अपन लोकल वैरायटी के बुल से करवा देते हैं तो बताइए क्या जीनोटाइप पर फर्क पड़ेगा या नहीं? अरे पड़ेगा ना। और उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? तो ये सोच रहा है कि नहीं, मैं तो मेटिंग कराऊंगा प्योर हॉलिस्टीन बुल से, लेकिन बुल तो लाया ही नहीं है, ये तो सिर्फ काव लाया है। तो ये फिर क्या करता है, ये गूगल से पूछता है हॉलिस्टीन बुल नियर मी, है ना, क्या पूछता है ये, हॉलिस्टीन बुल नियर मी, और गूगल उसको सर्च करके बता देता है कि भाई यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक किसान के पास हॉलिस्टीन बुल है। तो ये बड़ा खुश हो जाएगा और तुरंत दौड़ करके वहां पे जाएगा, गाड़ी वाड़ी लेकर के गया है, ट्रक वगैरह, बोला अब मैं इसके हॉलिस्टीन बुल के साथ मेटिंग करवा दूंगा। अब जिस किसान का ये बुल है, जिस किसान का ये बुल है, वहां जाके बात करता है कि भैया हमको यहाँ मेटिंग करवानी है और आप अपना बुल हमारे साथ भेज देंगे? बोलेगा नहीं, हमारा बुल यहीं रहता है, ये यहाँ से कहीं नहीं जाता है। अब देखो, अब इसके बाद उससे बातचीत की जाती है कि ऐसा कर भैया तू कुछ पैसे वगैरह ले लेना और फिर इसको हमारे साथ भेज दे, तो वो तैयार हो जाता है। बोला ठीक है, आप 5,000 रुपये रोज दे देना, मैं इसको सेंड कर दूंगा। तो महंगा पड़ रहा है। उसके बाद चलो फिर भी डील फाइनल हो जाती है, तो ये सोचते हैं कि अब इसको लेके कैसे जाएं, कि ट्रक में डाल के लेके जाओ, तो ट्रक में चढ़ाना मुसीबत। पता चला उसको रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं 4 मजदूर, उसने चारों को उठा के पटक दिया, तो उनके हॉस्पिटल का बिल भी यही दे रहा बेचारा। तो इस तरह से क्या है, नॉर्मल मेटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, इसको ऐसा करने में क्या होने वाला है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। और इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स को कौन दूर कर देता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो अब इसको बुल लाने की जरूरत ही नहीं है, फिर ये दोबारा ऑनलाइन ऑर्डर करेगा हॉलिस्टीन बुल का सीमेन। क्या ऑर्डर करेगा ये, अब हॉलिस्टीन बुल का ये सीमेन ऑर्डर करेगा। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि ये जो मेल एनिमल है इसका सीमेन ये ऑर्डर करेगा, और ये इसके घर तक पहुंचेगा फ्रोजन फॉर्म के अंदर।
ये इसके घर तक कैसे पहुंचेगा? फ्रोजन फॉर्म में पहुंचेगा, ये ध्यान रखना है अपने को। तो अब यहाँ पर इसने जितनी क्वांटिटी में ये सीमेन ऑर्डर किया है उतना इसके पास फ्रीज करके पहुंचा दिया जाएगा, इसके फार्म पर ये डिलीवर हो जाएगा। इसके बाद ये जो फ्रोजन फॉर्म में जो सीमेन आया है, अब इसको फर्टिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करना है। तो इसमें से जितना रिक्वायरमेंट है उतना सीमेन ये निकालेगा, सारा काम में नहीं लेगा। जितनी इसको रिक्वायरमेंट है उतना सीमेन एक बड़े से इंजेक्शन में भरेगा और इसके ऊपर एक प्लास्टिक की ट्यूब लगी हुई होती है, और फिर उस इंजेक्शन के थ्रू ये इस फीमेल काउ की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसको इंजेक्ट कर देगा, और इस प्रोसीजर को अपन बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो बताओ यहाँ नॉर्मल मेटिंग हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। तो इसने क्या किया, मेल एनिमल का सीमेन लिया है और उसको उसमें से थोड़ा सा तो इस्तेमाल कर लिया है और बाकी का बचा हुआ प्रिजर्व कर लिया है। और प्रिजर्व कैसे हो सकता है? ये फ्रोजन फॉर्म में प्रिजर्व हो सकता है। और उसके बाद हमने ये जो मेल एनिमल है इसका सीमेन जो है उसको फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया है, इंजेक्ट कर दिया है, और ये था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो वहां पर अंडरलाइन करो, सीमेन ऑफ मेल एनिमल, मॉड्यूल में अंडरलाइन करो, सीमेन ऑफ मेल एनिमल इज टेकन and it is transferred into reproductive tract of female animal and it is injected into reproductive tract of फीमेल एनिमल। देखो वहां पर ये भी लिख रहा है कि ये फ्रोजन फॉर्म में स्टोर भी हो जाता है। तो वहां लिखा हुआ है कि वो इमीडिएटली भी यूज किया जा सकता है और इसको फ्रोजन फॉर्म में हम स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखिए नॉर्मल मेटिंग में और भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे एक लोकल वैरायटी का बुल है, इसकी पेडिग्री का आपको पता नहीं है, तो उसके अंदर भी यहाँ पर, और एसटीआई भी हो सकते हैं उसके अंदर। याद है जैसे ह्यूमन बीइंग्स में एसटीआई होते हैं तो वैसे एनिमल्स में भी होते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला है, क्योंकि ये अपन बेस्ट क्वालिटी का पेडिग्री बुल लेंगे। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, बेस्ट क्वालिटी का पेडिग्री बुल लेंगे, तो वो सारी एसटीआई वाली समस्याएं हैं और जो जीनोटाइप वाली समस्याएं हैं ये सारी की सारी दूर हो जाएगी। तो ये मेथड था अपना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और इसके बाद अपन नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉइट। वहां पर देखो लास्ट लाइन दे रखी है, दिस मेथड हेल्प्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग, लिखा हुआ है। तो अगर आपसे नीट में क्वेश्चन पूछ ले जाए कि कौन से ब्रीडिंग मेथड से हम नॉर्मल मेटिंग में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब नेक्स्ट मेथड अपने पास जो है वो है मॉइट। अच्छा मॉइट की फुल फॉर्म बताइए। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यानी कि मॉइट। और यहां पर हम वापस से किसान के पास चलते हैं और इसके पास एक हॉलिस्टीन काव है और यहाँ पर वही 6 to 8 यहाँ पर लोकल ब्रीड की काव है। अब ये देख रहा है कि भाई ये खाना ज्यादा खा रही है और मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है, और ये उसी खाने में मतलब उनसे तो एक काव के बराबर ही खा रही है ना, फिर भी मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। अब ये सोच रहा है कि मेरे पास और हॉलिस्टीन काव हो जाए तो मजे ही आ जाए, पर खरीदने के पैसे नहीं, खरीदने के पैसे नहीं। तो ये सोच रहा है कि भाई ये जब बच्चा देगी तो वो भी तो हॉलिस्टीन ही होगा ना, अरे इसकी जो ऑफस्प्रिंग आएगी आने वाले समय में वो भी तो हॉलिस्टीन आएगी। तो ये इंतजार करता है, फिर ये काउ प्रेग्नेंट होती है और 9 मंथ का गैस्टेशन पीरियड कंप्लीट करती है और फिर इसके पास एक मेल हॉलिस्टीन आ जाता है। तो बेचारी का सपना टूट गया ना, यहाँ तो मेल हो गया, अब ये मेल दूध थोड़ी ना देने वाला है। अब ये फिर बेचारा इंतजार कर रहा है, फिर से आने वाले समय का इंतजार कर रहा है कि ये फिर से दोबारा प्रेग्नेंट होगी और फिर से इसकी ऑफस्प्रिंग आएगी और तब वो फीमेल बनेगी। और अगर यहाँ दूसरी बार एक फीमेल काउ आई है, अब इसके पास 2 हॉलिस्टीन हो गई हैं।
अगर ये इस तरह से इंतजार करता रहा तो किसान ही मर जाएगा और इतनी सारी होलिस्टीन हो नहीं पाएंगी। इसलिए अगर इससे हम कम टाइम में ज्यादा प्रोजेनी चाहते हैं तो ये मॉइट टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? मॉइट टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। और इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहां पर अपन क्या करेंगे? अच्छा बताइए, नॉर्मल अगर इसकी जो पीरियोडिक साइकिल चलती है, नॉर्मल जो साइकिल है उसमें इसकी ओवरी से कितने एग्स एट अ टाइम रिलीज होते हैं? ओनली वन। तो पर साइकिल ओनली वन एग रिलीज हो रहा है, तो हम इसके अंदर एक इंजेक्शन लगाएंगे FSH लाइक हार्मोन। तो इसके अंदर अपन FSH लाइक हार्मोन का इंजेक्शन लगाएंगे और इसमें इसका इंजेक्शन लगाने से हो जाएगा सुपर ओवुलेशन। इसके अंदर हो जाएगा सुपर ओवुलेशन और अब इसकी ओवरी से रिलीज होंगे 6 to 8 एग्स। अब इसकी ओवरी से क्या रिलीज होंगे? 6 to 8 एग्स एट अ टाइम। तो पहले सिर्फ एक सिंगल एग आ रहा था और अब कितने आ गए? 6 to 8। अच्छा बताइए, ये एग्स फर्टिलाइज एग हैं या अनफर्टिलाइज एग हैं? ये एग कैसे हैं? अनफर्टिलाइज एग हैं। अब देखो, अब यहाँ पर ये अनफर्टिलाइज एग है तो इनको फर्टिलाइज करवाओ। बताइए कौन सा मेथड अच्छा है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब यहां पर अपन कराएंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद अब इस काऊ के अंदर हो जाएंगे 6 to 8 फर्टिलाइज एग्स। अब इसके पास हो जाएंगे 6 to 8 फर्टिलाइज एग। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो एग्स हैं इनमें सेल डिवीजन स्टार्ट होगा और ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होंगे। अरे होंगे ना। लेकिन अगर ये सारे के सारे एम्ब्रियो इसी काऊ में डेवलप हो गए तो ये तो काऊ ही मर जाएगी, इसकी तो डेथ हो जाएगी। और इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब यहाँ इनका डेवलपमेंट चल रहा होता है तब ये लोकल काऊ है, इस लोकल काऊ को अपन हार्मोनल थेरेपी दे देते हैं। तो इसको अपन हार्मोनल ट्रीटमेंट दे देंगे और हार्मोनल ट्रीटमेंट देने के बाद इस काऊ को रेडी कर देंगे कि ये इसका एम्ब्रियो एक्सेप्ट कर ले। भाई अगर इसको अपन ने हार्मोनल ट्रीटमेंट देके रेडी नहीं किया तो अगर एम्ब्रियो डालोगे तो अबॉर्ट हो जाएगा। तो ऐसे में इसको एम्ब्रियो एक्सेप्ट करने के लिए हार्मोनल थेरेपी दे रहे हैं ताकि ये इसका होलिस्टीन काऊ का एम्ब्रियो अपने अंदर एक्सेप्ट कर ले। अब यहां पर ये जो एग्स होंगे, ये एग्स आप पहुंच जाएंगे 8 से 32 सेल्ड स्टेज। अब ये एक यहां पर आ गए 8 से 32 सेल स्टेज के, तब हम इसको यहां से कलेक्ट करेंगे। अब ये जो होलिस्टीन काऊ थी ये है यहां पर जेनेटिक मदर, ये बनेगी जेनेटिक मदर और इसके एम्ब्रियो को निकाल करके हम इसमें ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगी सरोगेट मदर। जो इसके बच्चे पालेगी तो ये सरोगेट मदर कहलाएगी। अब यहां पर ये एग्स जो हैं वो 8 से 32 सेल स्टेज तक पहुंच गए हैं, इनको यहां से कलेक्ट करके और फिर इसको ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर कैसे करेंगे? नॉन सर्जिकली, नॉन सर्जिकली इसमें ट्रांसफर करेंगे। किसके अंदर? सरोगेट मदर में इनको नॉन सर्जिकली ट्रांसफर कर देंगे। और फिर ये यहां पर जब एम्ब्रियो आ गया है, एक काऊ में एक एम्ब्रियो आएगा, यहाँ 6 to 8 काऊ है ना, तो यहाँ 6 to 8 एम्ब्रियो है, इनको सबको एक एक काऊ में एक एक एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देंगे और गैसेशन पीरियड यहाँ कंप्लीट होगा। तो यहाँ गैसेशन पीरियड कंप्लीट होगा और उसके बाद यहाँ से हॉलिस्टीन फ्रिशियन के बेबी काऊ प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो देखिए टेक्निक का नाम समझिए, मल्टीपल ओव्यूलेशन कैसे कराया? FSH लाइक हार्मोन से। एम्ब्रियो ट्रांसफर कहां से कहां पर? जेनेटिक मदर से सरोगेट मदर में। तो टेक्निक का नाम क्या बन गया? मॉइट। और मॉइट की फुल फॉर्म बोल दीजिए।
मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जेनेटिक मदर से एम्ब्रियो सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो, इस काउ से सारे एम्ब्रियो हमने कलेक्ट कर लिए, तो ये तो फ्री हो गई, और 2-3 महीने का गैप देने के बाद फिर से इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार है। तो फिर इसको फिर से एफएसएच लाइक इंजेक्शन लगा दो, फिर से सुपर एवोल्यूशन हो जाएगा। दूसरी लोकल काउ पकड़ लो, उनको तैयार कर लो, उनके अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफर कर लो। तो जहां एक सेशन में सिर्फ एक बेबी आ रहा था, वहां अब 6-6, 8-8 आने लगे हैं। तो बताइए इससे क्या बढ़ रहा है? मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है या हर्ड साइज बढ़ रही है? अरे भाई, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, दूध थोड़ी ना देंगे। तो इसलिए लास्ट लाइन देखो इस मेथड की, क्या लिख रहा है? दिस मेथड इज यूज्ड टू इंक्रीज हर्ड साइज इन शॉर्ट टाइम। उसको अंडरलाइन करो। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है, दिस मेथड इज यूज्ड टू इंक्रीज हर्ड साइज इन शॉर्ट टाइम। तो इससे कम समय में ज्यादा एनिमल्स ले सकते हैं अपन। तो इसको हो गया मॉइट टेक्निक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉइट टेक्निक। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर नॉन सर्जिकली कैसे ट्रांसफर करेंगे? हाँ जी, तो उसका मुझे पता तो चल ही गया था कि ये डाउट तो आ ही रहा होगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आप अपने रूम पर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पड़ोस में से एक छोटा बच्चा आपके पास खेलने आ जाता है। 2-3 साल का बच्चा है, वो खेल रहा है, आपने क्या कर रखे हैं? अपने टेबल पे कुछ कॉइन्स डाल रखे हैं, सिक्के डाल रखे हैं। वो सिक्के डाल रखे हैं तो बच्चा उनको देख के बड़ा खुश हो जाता है, सिक्के से खेलने लग जाता है, और खेलते खेलते एक सिक्का गटक जाता है। खेलते खेलते आपका 1 रुपए का सिक्का वो गटक जाता है, तो आप सोचते हैं नुकसान हो गया, एक तो खेलने आए और 1 रुपया और खा गया। नहीं, अब आपने सोचा बेटा बाहर निकाल, उसने कहा वो तो पेट में गया, अब क्या करें? अब उसके बाद आपको भी टेंशन होगी कि यार बच्चे ने मेरे यहाँ आकर के मेरा 1 रुपया खा लिया, इसके पापा से बोलना चाहिए। बोला भैया भैया ये पैसे खा गया मेरे, 1 रुपया खा गया ये। तो उन्होंने बोला खा गया तो कहाँ है? बोला पेट में चला गया। अब साहब अगले दिन वो बच्चा उठा दो, उसका पेट भयंकर दर्द कर रहा है। अब वो सिक्का तो अंदर ही है ना, तो गड़बड़ कर रहा है, तो उसका पेट भयंकर दर्द कर रहा है। सुबह उठा जब से रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने देखा पेट के अंदर, एक्सरे वगैरह करवा करके पता चला सिक्का चमक रहा है। अब क्या करेगा? तो डॉक्टर ऐसा थोड़ी है उसको ऑपरेशन टेबल पे लिटा करके पेट फाड़ के 1 रुपया निकाल देगा, और 1 रुपया निकालने में बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि उसकी सर्जरी नहीं करते हैं डॉक्टर, उसको 2 चम्मच नींद की दवा पिलाएगा तो बच्चा गहरी नींद में सो जाएगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब भी आपका पेट में बहुत गड़बड़ हो जाती है और ठीक नहीं होती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, तो एंडोस्कोपी करता है। एंडोस्कोपी में आपके अंदर की सारी चीजें स्क्रीन पे दिखा देता है। उसके लिए वो मुंह से एक ट्यूब डालता है एंडोस्कोप, और उसको अंदर तक पहुंचाता है। उसमें कैमरा लगा हुआ होता है, उसके अंदर पानी छोड़ने का भी इंतजाम होता है, उसके अंदर मिनिएचर सर्जिकल इक्विपमेंट भी लगे होते हैं, उसमें कैंची चिमटी वगैरह सब रहता है, अगर सैंपल उठाना है तो वहीं से उठ जाता है। तो ऐसे में उस बच्चे के अंदर वो एंडोस्कोप डाल करके और उससे वो सिक्का उठाएंगे, और जब इसको सर्जरी में यूज किया जाता है तो ये लेप्रोस्कोप कहलाता है। याद आ रहा है आपको? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो उसमें क्या है, छेद, छोटे से छेद से ही सारा काम हो जाता है सर्जरी का। तो ऐसे में उसका पेट नहीं फाड़ेंगे, उसके मुंह से वो डाल करके और बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसे ही तो एम्ब्रियो भी निकाले जा सकते हैं, नहीं? तो बताइए इसके अंदर कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ, काटा पीटी हुई, चीर फाड़ हुई? क्या नहीं हुई। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, एम्ब्रियो यहाँ से निकाले और ट्रांसफर कर दिए सरोगेट मदर में, नॉन सर्जिकली। ये 2 पॉइंट याद रखना है, एक तो ये नॉन सर्जिकली और एक ये सरोगेट मदर। तो ये टेक्निक कौन सी थी? मॉइट टेक्निक। और इसके अंदर हमने क्या किया है? मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया है या हर्ड साइज बढ़ाई है? हर्ड साइज इन शॉर्ट टाइम। और यहाँ पर अपना एनिमल ब्रीडिंग हो जाता है खत्म, और उसके बाद अपने पास आता है बी कीपिंग या एपीकल्चर। पॉलिस्टीन जो है वो क्यों? बढ़िया खिलाई पिलाई कराओ, काहे की वीकनेस? अरे तो उसका मिल्क थोड़ी ना अभी चाहिए अपने को, तो पहले बहुत सारे एनिमल इकट्ठे कर देने हैं, मिल्क तो लेते रहेंगे अपन।
वरना हॉलिस्टीन खरीद खरीद के लाओ अगर जल्दी दूध चाहिए तो ऐसे में क्या सस्ते में काम चल रहा है और वो बढ़िया चल रहा है। बोलो किसको? तो ये तो 8 से 32 सेल स्टेज के जब ये पहुंच जाएं तब इसको निकालेंगे अपन, बस यही ध्यान रखना है अपने को। माइक्रोस्कोप लेवल तो एंडोस्कोप में कैमरा वगैरह कुछ नहीं होता क्या? तो कैसे दिखेगा? 8 से 32 सेल दिखेंगे जब भी तो ट्रांसफर हो रहे हैं, नहीं तो कैसे करेंगे? जब आप आगे जाकर के पढ़ोगे तो पता चलेगा। अभी अपन यहाँ बैठे बैठे थोड़ी सर ऐसे थोड़ी ना हो सकता है सर, माइक्रोस्कोप ही लाना पड़ेगा सर। तो ऐसे में अपने को ये ध्यान रखना है कि जब ये 8 से 32 सेल स्टेज का एम्ब्रियो हो जाए तब हम इसको नॉन सर्जिकली ट्रांसफर करेंगे, किसमें? सरोगेट मदर में। अब आगे चलते हैं अपन एपीकल्चर। अंडरलाइन करो एपीकल्चर में, बी कीपिंग और एपीकल्चर इज मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव। क्या लिखा है वहां पर? बी कीपिंग और एपीकल्चर इज मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एट कमर्शियल स्केल। तो हनी का प्रोडक्शन कमर्शियल स्केल पर करने के लिए बी हाइव का मेंटेनेंस करना ये एपीकल्चर कहलाता है। और एनसीईआरटी लिखती है कि इट इज एन ओल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री। एनसीईआरटी क्या लिखती है? इट इज एन ओल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री। इसका मतलब देखिए, रामायण में भी लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ के जो एंसेस्टर थे वो मधुमक्खियां पाला करते थे। इसका मतलब हनी बी वाला एपीकल्चर उस जमाने से चला आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? ओल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री में शामिल किया गया है बी कीपिंग। फिर वहां पर अंडरलाइन करो, हनी बीज आर गुड पॉलिनेटर्स। मिल गया? हनी बीज आर गुड पॉलिनेटर्स एंड दे कैन पॉलिनेट मैनी ऑफ आवर क्रॉप्स। तो ये अच्छे पॉलिनेटर्स भी होते हैं और हमारे बहुत सारे क्रॉप्स को ये पॉलिनेट कर देते हैं। और वहां पर लिखा हुआ है एप्पल, पियर, ब्रेसिका, सनफ्लावर, इन सब का पॉलिनेशन हनी बी से होता है। एप्पल का, पियर का, ब्रेसिका का, सनफ्लावर का, इन सब का पॉलिनेशन किससे होता है? हनी बी से होता है। अच्छा, अगर वर्ल्ड की सारी हनी बी हटा दें तो बताइए फूड प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आएगा या नहीं? आएगा ना। तो फूड प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। अरे अगर अपने क्रॉप्स पॉलिनेटर ही नहीं रहेंगे तो फिर उसका सीधा सीधा असर प्रोडक्शन पर पड़ेगा। और इसीलिए हनी बी को इकोलॉजी में भी पढ़ा जाता है। अरे पढ़ाते हैं नहीं? हनी बी को इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस माना जाता है नहीं? अभी आपको याद नहीं आ रहा होगा, पीछे वाले बच्चे को डाउट दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा कहाँ पढ़ते हो आप हनी बी को। तो हमने देखा कि फूड प्रोडक्शन में हनी बी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये अच्छी पॉलिनेटर होती हैं। अब एनसीईआरटी लिखती है कि बी कीपिंग इज रिलेटिवली इजी। एनसीईआरटी क्या लिखती है? बी कीपिंग इज रिलेटिवली इजी बट रिक्वायर सम स्पेशल नॉलेज। ये जो बी कीपिंग होती है वो आसान होती है, लेकिन फिर भी इसके लिए हमें कुछ खास नॉलेज की जरूरत होती है। हालांकि आसान तो है लेकिन कुछ खास नॉलेज की जरूरत होती है, और क्या क्या नॉलेज चाहिए यह भी डिस्कस करेंगे। फिर ये लिखता है कि हनी बी कीपिंग इज नॉट लेबर इंटेंसिव। ये एनसीईआरटी की लाइनें बोल रहा हूं मैं। बी कीपिंग इज नॉट लेबर इंटेंसिव। बी कीपिंग में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी लास्ट में अपन मार्क कर लेंगे, सब में मार्क करवा दूंगा। तो बी कीपिंग इज नॉट लेबर इंटेंसिव, ये भी ध्यान रखना है, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको ज्यादा। अरे मेहनत कैसे नहीं करनी पड़ती है वो भी समझ लो। जैसे अगर आप एपीकल्चर शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? हनी बी लेकर के अपनी जेब में रखेंगे। सबसे पहले बी हाइव चाहिए होगा। सबसे पहले क्या चाहिए होगा? और बी हाइव आपको बनाना नहीं है, मार्केट में बना बनाया मिल जाएगा, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो है, हाँ, अब आपको जो भी कंपनी अच्छी लगती हो जो बी हाइव प्रोवाइड करा रही हो आप ला सकते हैं। हाँ, खाने के लिए मंगा रहे हो क्या? अब देखो,
इस तरह का एक आर्टिफिशियल बी हाइव होता है जो बी वैक्स की प्लेट से बना होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ प्लेट्स लगी होती हैं और ये सारी प्लेट्स किससे बनी होती है? बी वैक्स से बनी होती है। बी वैक्स की प्लेट का बना हुआ हाइव आपको रेडीमेड मिल जाएगा और आप वो हाइव मंगा सकते हैं। अब साहब हाइव तो आ गया, वो तो आपने मंगा ही लिया, उसमें मेहनत हुई नहीं। अब आपको चाहिए एक क्वीन बी, और जब तक क्वीन बी इसके अंदर नहीं रखेंगे तो एपीकल्चर चालू कैसे होगा? तो क्वीन बी की तलाश में चलते हैं। और क्वीन बी कहाँ मिलेगी अपने को? अरे पॉलिनेटर्स होते हैं ना ये, एप्पल, पियर, ब्रेसिका, सनफ्लावर। तो अपन क्या करते हैं, सरसों के खेत में चलते हैं, ब्रेसिका फील्ड, सरसों ही होता है ना ब्रेसिका, वहां पर हनी भी आएगी सही, तो वहां पर अपने को मिल जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, एक डंडा लेंगे, उसके ऊपर एक पुराना रैकेट बांध लेंगे जिसकी नेट हटा देंगे और यहाँ मॉस्किटो नेट बांध ली। ये तैयार हो गया अपना मधुमक्खी पकड़ने का हथियार। अब इसको लेकर के अपन सरसों के खेत में चलते हैं। अब हनी बी में जो क्वीन बी होती है ये सबसे बड़ी होती है, ये लार्ज साइज की होती है। और ड्रोन जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ड्रोन स्मॉल होते हैं और इसके अंदर स्टिंग नहीं होता है, डंक नहीं होता ड्रोन के ऊपर। तो एक तो छोटी साइज के होते हैं और इसके अंदर स्टिंग नहीं होता है, मतलब इसमें डंक नहीं होता है। तो अब अपन यहाँ पर खेत में हनी बी का इंतजार कर रहे हैं। तो हमने देखा आगे एक बड़ी साइज की बी जा रही है और उसके पीछे ये छोटे छोटे ड्रोन जा रहे हैं। ये मेटिंग पर निकले हैं। कहाँ निकले हैं ये? मेटिंग करने के लिए निकले हैं। तो जब अब यहाँ पर एक बात और इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, हनी बी कॉपुलेट्स ओनली वंस इन अ लाइफ। हनी बी कॉपुलेट्स ओनली वंस इन अ लाइफ, इसको इंपॉर्टेंट मान के अच्छे से दिमाग में बैठा लो। तो हनी बी बार बार कॉपुलेशन नहीं करती है, हनी बी कॉपुलेट्स ओनली वंस इन अ लाइफ, रिप्रोडक्शन लाइफ में सिर्फ एक ही बार करेगी। और दो तरह के एग्स ले करती है, एक फर्टिलाइज और एक अनफर्टिलाइज। तो एग्स कितने तरह के होते हैं हनी बी के? दो तरह के। कौन कौन से? एक फर्टिलाइज और एक अनफर्टिलाइज। और कॉपुलेशन लाइफ में सिर्फ एक बार। अब ये ग्रुप में उड़ती है तो अपन क्या बोलते हैं? स्वार्म ऑफ बी। अरे बोलते हैं ना। तो ये स्वार्मिंग पर गई है, आगे आगे क्वीन है, पीछे पीछे ड्रोन है, तो अपने को दिखी जाएगी कि यही क्वीन है, तो झट से इसको पकड़ा, अंदर बंद कर लिया और फिर यहां ला करके इसको छोड़ दिया, अपने हाइव में इसको छोड़ दिया। अब ड्रोन को गुस्सा आ जाएगा तो आप पे अटैक करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। अरे स्टिंग ही नहीं है ना, तो आप आराम से खड़े हो जाओ, बोलो हाँ काटो। अब ये बेचारे इधर उधर भिन भिना करके चले जाएंगे क्योंकि स्टिंग तो है नहीं। ये जाके वर्कर को बताएंगे यहाँ क्या बैठे हो हाईवे पे, वहां क्वीन तो किडनैप हो गई है ना। तो ऐसे में क्या है कि ये कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं और आप इस क्वीन को यहाँ पर ला करके रख दोगे। ये यहाँ पर रख दिया आपने। याद रखें बी हाइव अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। पता चला एक बिल्कुल ही बेकार सा बी हाइव आपने सस्ते में खरीदा और क्वीन को ला के उसमें छोड़ा, तो क्वीन ने बोला ये हाइव है क्या, इसमें रहूंगी क्या मैं? इससे अच्छा तो हमारा खुद का घर वाला ही हाइव था। तो वो हाइव छोड़ करके भाग जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, एपीकल्चर का सपना टूट जाएगा। इसलिए अपन ने देखा कि यहाँ पर हाइव की क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए? बढ़िया होनी चाहिए। अरे क्वीन को पसंद आए ऐसा तो होना चाहिए ना। तो फिर यहाँ पर अपन ने देखा कि हाइव की क्वालिटी बढ़िया है, उस पर ध्यान देना है। अब आपका एपीकल्चर स्टार्ट हो गया है। अच्छा बताइए, अब इस हाइव को रखा कहाँ जाए? जहाँ गार्डन हो उसके पास में रखा जाए या डेजर्ट में ले जाके टांग दें? बोला ऐसा कर, तू यहाँ से डेजर्ट क्रॉस करके चली जाना, गार्डन है वहां पर, वहां से लाला के हनी कलेक्ट कर लेना। तो जितना ज्यादा गार्डन के पास रखोगे उतना ही प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और मालूम चला कि साहब आपने समुन्नत के ऊपर तो गार्डन लगा रखा है और हाइव आप लैंडमार्क में रख के आए हो। बोला यहाँ से वहां आ जाया कर रोजाना, क्या है पेट्रोल थोड़ी ना जल रहा है। लेकिन उसके अंदर क्या होगा, बेचारी की मेहनत ज्यादा लगेगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अच्छा बताइए, तो फिर हनी का प्रोडक्शन क्या सीजन पर भी डिपेंड करता है क्या? क्या सीजन टू सीजन वेरी करेगा? तो बताइए कौन से सीजन में मैक्सिमम प्रोडक्शन देगी? अरे स्प्रिंग सीजन में बढ़िया। और गर्मियों के मौसम में?
प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अरे फ्लावर्स ही नहीं होंगे तो प्रोडक्शन कहाँ से देगी? तो अपने को एपीकल्चर के समय ये भी ध्यान रखना है कि कौन से सीजन में हमें हनी ज्यादा मिलेगा और किस में बहुत कम मिलेगा। अब साहब देखो, मेहनत तो आपने कुछ भी नहीं की ना, आपने तो केवल मक्खी पकड़ी है, बाकी हनी बनाने का काम ये सब इसी का है। और इसलिए एनसीईआरटी क्या लिखती है, इट इज नॉट लेबर इंटेंसिव, इसके अंदर आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही है। अब देखो, अब यहां तो आपने क्वीन भी पकड़ के वहां डाल दी, लेकिन एनसीईआरटी क्या लिखती है, बी कीपिंग इज रिलेटिवली इजी बट रिक्वायर सम स्पेशल नॉलेज। इसके लिए स्पेशल नॉलेज तो ली नहीं, पहले ही पकड़ने चले गए, जान से हाथ धो बैठोगे। तो अपन ने देखा कि यहाँ पर स्पीशीज ऑफ हनी बी की जानकारी बहुत जरूरी होती है। किसकी जानकारी? स्पीशीज ऑफ हनी बी की जानकारी बहुत जरूरी है। सबसे पहली स्पीशीज है, वहां देखो ऊपर, एपिस डॉर्सेटा। मॉड्यूल में क्या दे रखा है, एपिस डॉर्सेटा। और ये एपिस डॉर्सेटा रॉक बी है, ये सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट। वाइल्ड वैरायटी है, एग्रेसिव नेचर की है, बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। और इसके छत्ते बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर बड़े बड़े छत्ते होते हैं, हनी का अमाउंट भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन गुस्सा इतना है कि अगर आप इसके हाइव के आसपास भी दिखाई दे गए तो एक बार में 50,000 हनी भी अटैक करेंगी। और आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा होगा, एनाफाइलैक्सिस, सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी। और अगर इतनी सारी मधुमक्खियों ने काटा ना, पूरी बॉडी में वैसोडाइलेशन होके 3 मिनट में मौत हो जाएगी। इसलिए हनी भी इतनी खतरनाक होती है कि एनाफाइलैक्सिस तक करवा देती है। भैया जान बचेगी तो दूसरी पाल लेंगे, नहीं रिस्क क्यों लेते हैं? तो ऐसे में अपन क्या करेंगे कि इसको तो पालने का विचार ही छोड़ दो। बोला भैया हमें तो जान प्यारी है, हम एपिस डॉर्सेटा के पीछे नहीं जाएंगे। फिर इंडियन वैरायटी पे चले, इंडियन बी। हाँ जी, तो कौन सी हनी बी है दूसरी वाली? एपिस इंडिका। इंडियन मोना बी देखिए इजीली डोमेस्टिकेट हो जाती है, एग्रेसिव नेचर की भी नहीं है, हनी का अमाउंट भी ठीक ठाक मिल जाता है। तो वहां पर अंडरलाइन करो, मोस्ट कॉमन वैरायटी है ये कौन सी वैरायटी है? इसको अपन बोलते हैं मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ हनी बी, एपिस इंडिका है। तो हम इस पर भी विचार कर सकते हैं, इसको भी पाला जा सकता है। उसके बाद आगे चलिए, एपिस फ्लोरिया या भृंगा बी। एपिस फ्लोरिया भृंगा बी, ये सबसे छोटी साइज की हनी बी है और ये टिमिड नेचर की। टिमिड का मतलब डरपोक, टिमिड का मतलब क्या है, डरपोक है। अगर आप इसके छत्ते के पास चले गए तो खुद ही भाग जाएगी। हनी का अमाउंट भी बिल्कुल बेकार क्वालिटी का और एकदम छोटा थोड़ा सा। तो आप सोचोगे यार मेहनत ज्यादा हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद अपन यूरोपियन बी की बात करते हैं, एपिस मेलिफेरा। और वो अंडरलाइन करो, इटालियन वैरायटी। तो हम इसको भी डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक एपिस इंडिका और एक एपिस मेलिफेरा। इन दोनों में से एक अपन सेलेक्ट कर लेंगे और उसी की क्वीन को पकड़ के यहाँ लेके आएंगे। तो इंडिया में ज्यादातर कौन सी डोमेस्टिकेट होगी? एपिस इंडिका। ठीक है, अब अपना एपीकल्चर तैयार हो गया। अब अपन इसको हाइव को, अपन इस हाइव को अगर ब्रेसिका फील्ड में रख दें, सरसों के खेत के आसपास पेड़ों पर अगर अपन छत्ते टांग दें, तो बताओ प्रोडक्शन डबल होगा या नहीं? लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर किसान क्यों टांगने देगा, उसका खुद का खेत है, उसकी इच्छा। बोला नहीं, मधुमक्खी एक भी नहीं दिखनी चाहिए, सबको मार दूंगा। लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो उसका क्रॉप प्रोडक्शन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उस किसान को समझाना पड़ेगा कि भाई किसान, हनी बीज आर गुड पॉलिनेटर्स, और अगर मैं यहाँ पर हाइव लगाऊंगा तो फायदा मुझे भी होगा और फायदा डबल तुझे होगा। एक तो मेरे तो हनी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और तेरे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन बढ़ने लगेगा ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ज्यादातर खेतों के आसपास जहाँ सरसों के खेत वगैरह होते हैं वहां पर हाइव को लगा करके आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो हनी बी है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसका बड़ा ही जबरदस्त है। और यहाँ इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है और डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, दे शोज पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है और इनके अंदर देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को मिलता है, मतलब हर कैटेगरी के, हर कास्ट के अलग अलग काम हैं।
तो यहाँ हम 3 तरह की कास्ट पर देखेंगे। फर्स्ट जो है वो है क्वीन बी। फर्स्ट कौन सी है? क्वीन बी। और ये जो क्वीन बी होती है वो सबसे बड़ी साइज की होती है, और ये जो है फर्टाइल फीमेल होती है, ये फर्टाइल फीमेल होती हैं और डेवलप्ड फ्रॉम फर्टिलाइज एग, डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज एग से ये डेवलप होती है। और क्योंकि ये फर्टिलाइज एग से डेवलप होती है तो इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर होता है, तो क्रोमोसोम होते हैं 2n = 32, तो 2n = 32 क्रोमोसोम होते हैं। और फीड्स ऑन रॉयल जेली, खाने में ये रॉयल जेली ही खाएगी। तो देखो रानी मक्खी है ना, क्वीन बी है, तो खाना भी रॉयल होना चाहिए, इसलिए खाने में क्या खाती है? रॉयल जेली। और इसकी जो ड्यूटी होती है, सोल ड्यूटी, ये होती है टू ले एग्स, अंडे देने का ही काम है इसका बस। तो रानी मक्खी झाड़ू पोछा थोड़ी ना करेगी, केवल एग लेइंग का काम करती है ये। तो ये होती है अपने पास क्वीन बी। कौन सी बी है ये? क्वीन बी है, और खाने में रॉयल जेली खाती है। अब आप सोच रहे होंगे रॉयल जेली है क्या? ये होता है सीक्रेशन ऑफ मैक्सिलरी ग्लैंड, सीक्रेशन ऑफ मैक्सिलरी ग्लैंड ऑफ वर्कर बी। वर्कर बी के मैक्सिलरी ग्लैंड का सीक्रेशन होता है रॉयल जेली। इसको क्वीन को खिलाया जाता है या उस लार्वा को खिलाया जाता है जिसको क्वीन बनाना है। अब हनी बी में एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ फूड ये फिक्स करता है कि कौन फर्टाइल होगा और कौन स्टेराइल रहेगा। यहाँ फूड ये फिक्स करता है कि कौन फर्टाइल रहेगा कौन स्टेराइल रहेगा। तो जो वर्कर बीज होती हैं वो भी फर्टिलाइज एग से डेवलप होती हैं, वो भी डिप्लॉयड होती हैं, लेकिन वो रॉयल जेली नहीं खाती, तो वो फर्टाइल नहीं बनती, वो स्टेराइल वर्कर रह जाती है। और इकोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं एल्ट्यूरिज्म। पढ़ा है एल्ट्यूरिज्म? एल्ट्यूरिज्म मतलब सैक्रिफिशियल बिहेवियर। अब याद आ रहा है हनी बी इकोलॉजी में कहां पढ़ते हैं? सैक्रिफिशियल बिहेवियर, अपने भाई बहनों की देखभाल करने के लिए खुद स्टेराइल रह जाना। अरे वर्कर भी यही तो कर रही है। तो वर्कर भी रॉयल जेली नहीं खा रही है, खुद स्टेराइल रह रही है ताकि अपने भाई बहनों को अच्छे से पाल सके, उनकी केयर टेकिंग कर सके। ऐसा बिहेवियर, सैक्रिफिशियल बिहेवियर, एल्ट्यूरिज्म कहलाता है। अच्छा जी, अब आगे अपन चलते हैं। तो ये तो हो गई क्वीन बी। अब ये जो क्वीन बी है, सोच रहे हैं बहुत ही आसान काम है सर, अंडे देना काम है, लेकिन ये भी आसान नहीं है। 2000 एग पर डे, कितने अंडे देने हैं? 2000 एग पर डे, 15 लाख एग्स इन लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी में 15 लाख अंडे देने, दिन रात यही काम है इसका, एग लेइंग करना, एग लेइंग करना, बस यही। 2000 एग पर डे, वो भी आसान काम नहीं। अब देखो ये जो बीज होती हैं इनका लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होता है, 4 से 5 वीक का होता है मुश्किल से। तो ऐसे में ये जल्दी जल्दी मरते हैं मेंबर, और इसलिए एग लेइंग कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। अगर ये क्वीन ओल्ड होती हुई चली जाएगी, अगर ये क्वीन बूढ़ी होती हुई चली जाएगी, तो इसकी एग लेइंग कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, और जो मेंबर हैं वो तो मर ही रहे हैं। एग लेइंग कैपेबिलिटी कम हो गई तो हाइव में मेंबर कम होते हुए चले जाएंगे, तो वर्कर टेंशन में आ जाएंगे। बोला ये क्वीन तो अब ज्यादा एग ले कर नहीं रही, मेंबर रोजाना कम हो रहे हैं, ऐसे तो हाइव खत्म हो जाएगा, तो क्या किया जाए? नई क्वीन बनाई जाए। और फिर ये नई क्वीन बनाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे में ये लार्वा वाले चैम्बर में जाते हैं जहां लार्वा रखे हुए होते हैं। उनमें से कुछ बड़ी साइज के लार्वा उठा करके अलग चैम्बर में रख देते हैं, और फिर उनको रॉयल जेली खिलाना शुरू करते हैं। रॉयल जेली खा करके जो लार्वा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ शो करता है, उसको आगे भी रॉयल जेली खाने को मिलती रहती है, और जो लार्वा रॉयल जेली खा के भी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखाता है, उसको वापस पटक आते हैं, बोला ये क्वीन बनने लायक नहीं। तो ऐसे में जो लार्वा रॉयल जेली खा के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ शो करता है, वही आने वाले समय की क्वीन बनता है। उसको रॉयल जेली लगातार मिलती रहती है, और वो बन जाता है फर्टाइल फीमेल। और जब ये बड़ी हो जाती है, जब ये एडल्ट हो जाती है और मेटिंग के लिए उड़ जाती है, ये बड़ी हो जाती है तो मेटिंग के लिए उड़ जाती है, और पीछे से वर्कर इस क्वीन बी के चैम्बर में घुस जाते हैं और इस बूढ़ी क्वीन को मार देते हैं, और इसकी डेड बॉडी को हाइव से बाहर फेंक देते हैं।
इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ही जबरदस्त है। बोला क्वीन बूढ़ी हो गई, काम की नहीं रही, मारो और फेंक दो, बोझ नहीं बनने दे रहे किसी को भी। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रही है, डिवीजन ऑफ लेबर शो कर रही है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत जबरदस्त है। तो हमने देखा कि वर्कर ही अपनी क्वीन को मार करके फेंक देते हैं, और वो जो एडल्ट क्वीन है नई वाली, वो गई है कहां पर, मेटिंग करने के लिए। अब अपन चलते हैं दूसरी कैटेगरी पर, और वो होता है ड्रॉन। यहाँ ड्रॉन होता है, और ड्रॉन उतने बड़े नहीं होते हैं, ये स्मॉल साइज के होते हैं, और ये फर्टाइल मेल होते हैं, और ये डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, पार्थेनोजेनेसिस से। अच्छा, अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं तो n इज इक्वल टू 16 क्रोमोसोम रहते हैं। कितने क्रोमोसोम रहते हैं, n इज इक्वल टू 16 क्रोमोसोम रहते हैं। खाने में ये बी ब्रेड खाते हैं, तो फीड्स ऑन बी ब्रेड। तो ये बी ब्रेड खाई जाती है, जिसके अंदर जो है वो पोलन ग्रेन्स का थोड़ा बहुत मिक्सचर रहता है। इस तरह से ये स्पेशल तरह का खाना बनाते हैं बी ब्रेड। वर्कर भी यही खाएंगे और ड्रॉन भी यही खाएगा, मतलब रॉयल जेली नहीं मिलेगी इनको। और इसकी जो ड्यूटी होती है टू फर्टिलाइज क्वीन, क्वीन को फर्टिलाइज कराना। तो क्वीन को फर्टिलाइज कराना ये इसकी ड्यूटी होती है। ये ड्रॉन होता है, इसके ऊपर स्टिंग नहीं होते हैं, पहले बता दिया था। अब साहब जैसे ही क्वीन रिप्रोडक्शन के लिए उड़ती है, मेटिंग के लिए उड़ती है, तो लगभग 100 ड्रोन होते हैं जो उसका पीछा करते हैं। तो साहब जैसे ये क्वीन आगे आगे जा रही है, और छोटी साइज के ड्रोन इसका पीछा कर रहे हैं, ये छोटे रहते हैं। अब इनमें से मेटिंग के लिए बेस्ट का सिलेक्शन करना होता है। तो ये क्वीन भी ऐसे फ्लाई कर रही है और ड्रोन इसका पीछा कर रहे हैं, तो क्वीन भी इनमें से फिटेस्ट को सेलेक्ट करने के लिए पहले ही साइड पर उड़ रही है, तो 100 के 100 पीछे हैं। फिर ये इस हाइट पे चली जाएगी तो 100 में से 50 ही रह पाएंगे, बाकी 50 कंपटीशन में फेल हो गए, ये 50 पीछे हैं। फिर ये हाइट और ऊपर करेगी तो अब 20 ही पीछे हैं, फिर और ऊपर जाएगी तो 2 ही पीछे हैं। तो ऐसे में क्या करती है, हाइट धीरे धीरे बढ़ाती जाती है, तो ड्रोन कंपटीशन में जो फेल होता जाता है वो बाहर निकलता जाता है, और लास्ट में सिर्फ एक ड्रोन होता है जो इसके साथ सक्सेसफुल मैटिंग कर पाता है। और इस तरह से ये दोनों लॉक हो जाते हैं, क्वीन बी का मुंह इधर, ड्रोन का मुंह इधर, और ये इसको लेकर के उड़ती है, और स्पर्म ट्रांसफर शुरू हो जाता है। स्पर्म्स को अपने अंदर स्टोर कर लेती है, और जैसे मैटिंग कंप्लीट होती है अपने पिछले पैरों से इसको धकेलती है। ये बेचारा लॉक हो रहा है तो पेट के यहाँ से 2 हिस्सों में टूट के मर जाता है। उसके बाद क्वीन वापस अपने हाइव पे आती है और 2 तरह के एग ले करती है। बताइए कौन कौन से, एक फर्टिलाइज एग और दूसरा अनफर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग से बनेंगे क्वीन और वर्कर, और अनफर्टिलाइज से कौन बनेगा, ड्रोन। तो यहाँ पर देखो ड्रोन का काम पूरा हो गया, तो उसको भी जिंदा नहीं छोड़ा है इन्होंने। ड्रोन के बाद बात करते हैं अपन वर्कर की। ये वर्कर भी बेचारी काम के बोझ की मारी, सारा काम इसी को करना पड़ता है। इसके अंदर एक होती है नर्स बी। एक कौन सी बी होती है, नर्स बी। इसका काम होता है फीडिंग, ये सबके लिए खाना पकाने का काम करती है, खाना खिलाने का काम करती है। तो रॉयल जेली किसको खिलाई जाएगी, क्वीन को, और बाकी सब क्या खाएंगे, बी ब्रेड खाएंगे। तो नर्स बी का काम होता है फीडिंग कराना। इसके अलावा स्कैवेंजर बी, इसका काम होता है टू रिपेयर हाइव। हाइव की रिपेयरिंग करती है ये, छत्ते को साफ सुथरा रखना, उसकी रिपेयरिंग करना, ये इसका काम होता है। इसके बाद होता है फैनर बी। फैनर बी हाइव में हवा उड़ाने का काम करता है। आपने अगर बी हाइव को ध्यान से देखा हो तो कुछ मक्खियां वहीं रह करके ऐसे ऐसे पंख हिलाती रहती हैं, कहीं नहीं जाती। ये फैनर बी होती है, इनका काम होता है एयर सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन इन द हाइव, लगातार हवा का बहाव बना रहे छत्ते में, तो फैनर बी। इसके बाद फूड सर्चिंग के लिए होता है स्काउट बी। स्काउट बी क्या करता है, खाने की तलाश करता है, फूड सर्चिंग। और जैसे ही सवेरा होता है ये स्काउट भी अपना हाइव छोड़ करके खाने की तलाश में निकल जाता है, गार्डन की तलाश में निकल जाता है। और जैसे मान लीजिए कि ये अपने हाइव से निकला,
और इसको यहाँ पर एक रोज गार्डन मिल गया, तो इस रोज गार्डन के अंदर ये घुस जाएगा और ये जो रोज फ्लावर है इसके अंदर घुस करके यहाँ लुढ़कना शुरू करेगा, इसके अंदर घुस करके यहाँ लुढ़कना शुरू करेगा और लुढ़क लुढ़क के उसकी सेंट अपनी बॉडी पर चिपका लेगा। तो ये इस रोज फ्लावर के अंदर लुढ़क के उसकी सेंट अपनी बॉडी पर चिपका लेता है और उसके बाद फिर ये वापस हाइव पर आता है। उसके बाद ये वापस अपने हाइव पर आता है और हाइव पर आकर के ये डांस करने लगता है और इसको अपन बोलते हैं बी डांस। तो ये हाइव पर आकर के डांस करने लगता है। अब अगर इसको बहुत सारे रोजेस मिल गए हैं, एक बड़ा सा रोज का गार्डन मिल रहा है, तो जोश में नाचेगा। तो ऐसा करता है, पंख भी तेजी से हिलाता है तो आवाज होती है, पंखों के हिलाने से आवाज होती है, हमिंग साउंड होता है। तो जब भयंकर हमिंग साउंड आ रहा है और जोश में नाच रहा है तो बाकी वर्कर खुश हो जाएंगे, बोला बहुत सारा खाना ढूंढ के लाया। वो पता चला कि साहब गर्मियों का मौसम है, बेचारा पसीना पसीना होके लौटा है, धीरे धीरे पंख हिला रहा है, आवाज भी कम आ रही है, जोश भी नहीं है डांस में, तो वर्कर सोचेंगे आज भी कुछ नहीं मिला, दिखता है ऐसे ही लौटा है। तो ऐसे में इसकी बॉडी से जो स्मेल आ रही है उससे पता चलता है कि फूड में क्या है, कौन से गार्डन में हो क्या आया है। तो इसकी बॉडी पर जो स्मेल है उससे पता चलता है कि फूड सोर्स क्या मिला है। डांस की स्पीड से पता चलता है कितना मिला है और डांस से पता चलता है कि कहाँ जाना है कलेक्ट करने के लिए। तो ये जो बी डांस है ना, ये हमको देखने में डांस जैसा लगता ही नहीं, लेकिन एक साइंटिस्ट थे कार्ल वॉन फ्रेश और उन्होंने बी डांस को समझाया। और बी डांस अपना इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, एनिमल बिहेवियर में। और एनिमल बिहेवियर की स्टडी को बोलते हैं इथोलॉजी। क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज इथोलॉजी। एनिमल्स के बिहेवियर के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर चुके हैं और उनमें से कार्ल वॉन फ्रेश भी एक हैं। याद है आपको इयान पावलोव, एक साइंटिस्ट और था जिसने कुत्ते और घंटी वाला एक्सपेरिमेंट किया था। ये सारे एक्सपेरिमेंट किस में आते हैं, इथोलॉजी में आते हैं। तो हनी बी का डांस किसने एक्सप्लेन किया, कार्ल वॉन फ्रेश ने। और इनको 1973 में मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो वहां पर देखिए मॉड्यूल में लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन कर लें। तो बी डांस जो है ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, ये बी डांस दो तरह का होता है। एक होता है राउंड डांस और दूसरा होता है टेल वेगल डांस। तो अब अपन बी डांस की बात करेंगे। और बी डांस जो है वो दो तरह के हैं, एक राउंड डांस और दूसरा टेल वेगल डांस। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं राउंड डांस। और राउंड डांस कब करेगा, व्हेन फूड इज लेस देन 75 meters फ्रॉम द हाइव। हाइव से अगर 75 मीटर से कम डिस्टेंस पर है तो ये राउंड डांस करेंगी। और राउंड डांस के अंदर ये क्या करेंगी, राउंड डांस में ये इस तरह से गोल गोल घूमेंगी, ऐसे ही राउंड डांस करती है। तो यहाँ इस एक्सिस पर ये गोल गोल घूमेगी यूं, और यूं घूमेगी, फिर वापस उल्टा आएगी, फिर यूं घूमेगी, और उसके बाद ये जिधर फूड है उस डायरेक्शन में उड़ जाएगी। क्योंकि फूड पास में ही है ना, 75 मीटर के अंदर अंदर है। मान लो 10 मीटर है, 20 मीटर है, तो पास में ही है। तो इसमें डायरेक्शन नहीं बताती है, आएगी ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे घूमेगी, फिर जिस डायरेक्शन में फूड होगा उधर उड़ जाएगी, बाकी वर्कर फॉलो करेंगे और जल्दी ही फूड तक पहुंच जाएंगे। तो ये होता है राउंड डांस। लेकिन अगर फूड सोर्स 75 मीटर से ज्यादा दूर है तो फिर डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। जैसे मान लो अगर आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, तो अगर आपका हॉस्टल या घर बगल में है तो आप बोलेंगे अरे यहीं चलना साथ में ही, बस इस गली को पार करते ही आ जाएगा। तो ऐसे में आप उसका हाथ पकड़ करके साथ में ले गए, तुरंत पहुंच गए। लेकिन अगर आप यहाँ से 5 किलोमीटर दूर रहते हो और आपका फ्रेंड बोलता है यार कहाँ रहता है, तो ऐसा करना, ये वाली रोड सीधी पकड़ना, फिर वहां पर एक घोड़े वाला सर्किल आएगा, उससे राइट में मुड़ जाना, फिर दूसरा सर्किल आएगा उससे लेफ्ट में मुड़ जाना, फिर वहां से चौथी गली के अंदर फिर राइट में मुड़ जाना, वहां पर है मेरा घर। तो ऐसे में आपको उसको पूरा मैप समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा होती है तो बताइए कौन सा डांस करेगी,
अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ये करेगी टेल वेगल डांस, पूंछ भी हिलाएगी इसके अंदर। तो फूड इज मोर देन 75 मीटर फ्रॉम द हाइव, ये दूरी अपन छत्ते से नापते हैं। तो फ्रॉम द हाइव तो ये करेगी टेल वेगल डांस। अब साहब टेल वेगल डांस में क्या करेगी, इस तरह से, इस तरह से डांस करेगी। तो पूंछ हिलाएगी और पूंछ हिलाते हुए इस तरह से यूं जाएगी, उसके बाद यूं जाएगी, फिर इधर पूंछ हिलाएगी, और फिर अगर ये ऐसे ऊपर उड़ जाती है यूं, अगर ये ऊपर उड़ जाती है तो अपन इसको बोलेंगे कि भाई फूड इज इन डायरेक्शन ऑफ सन। अगर इसका मूवमेंट अपवर्ड होता है, अगर इसका मूवमेंट अपवर्ड होता है तो अपन बोलेंगे फूड इज इन डायरेक्शन ऑफ सन। और डिस्टेंस कितना होगा, मोर देन 75 मीटर। और अगर ये डाउनवर्ड्स उड़ जाती है, अगर इसका मूवमेंट डाउनवर्ड्स होता है तो अपन बोलेंगे फूड इज अपोजिट टू सन। तो फूड इज ऑपोजिट टू सन, ये सब डाउनवर्ड्स के अंदर होता है। तो इस तरह से ये डायरेक्शन और डिस्टेंस का मैसेज देते हैं टेल वैगिंग डांस से। कौन से डांस से देते हैं, टेल वैगल डांस से डायरेक्शन भी पता चलती है और डिस्टेंस भी पता चलती है। तो इस तरह से दो डांस होते हैं, एक राउंड डांस और एक टेल वैगल डांस। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपको। ये क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा सा लॉजिक लगाएंगे आंसर आ जाएगा। अब एक वर्कर भी है, एक स्काउट भी है। ये स्काउट बी जो है, ये सवेरे 7 बजे हाइव से उड़ना शुरू करता है और ये ईस्ट में जाता है, और ईस्ट में जाने पर इसको रोज गार्डन मिलता है। ईस्ट में जाने पर इसको रोज गार्डन मिलता है और वो 100 मीटर के डिस्टेंस पर है, 100 मीटर की डिस्टेंस पर है ये रोज गार्डन। और ये बेचारा काम के बोझ का मारा थका हुआ रहता है, तो फिर उस रोज गार्डन में ही सो जाता है। और शाम को 6 बजे इसकी आंख खुलती है। अब शाम के 6 बज चुके हैं और इसकी आंख खुलती है और ये दौड़ करके हाईवे पे आता है। अब बताइए ये किस डायरेक्शन में डांस करे कि बाकी के साथी बिल्कुल सही जगह पहुंच जाएं। अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, बोलिए अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड्स जाएगा। अरे जब सवेरे 7 बज रहे थे तो सन ईस्ट में था और गार्डन भी तो ईस्ट में ही था। अरे सन भी ईस्ट में था, गार्डन भी ईस्ट में ही था, लेकिन ये सो गया तो शाम हो गई, और शाम हो गई तो सन किधर चला गया, वेस्ट में। लेकिन गार्डन किधर रह गया, ईस्ट में। अब बताइए ऊपर जाएगा तो सब लोग वेस्ट में भाग जाएंगे क्योंकि सन उधर ही दिख रहा है, और अगर नीचे जाएगा तो, अरे सन वेस्ट में दिख रहा है ना, तो ऑपोजिट जाएंगे, मतलब ईस्ट में जाएंगे तो गार्डन में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से बस उसने क्या करा था, सन की पोजीशन चेंज कर दी थी और हो गए होंगे। तो इस तरीके से हनी बी डांस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। हाँ जी, अरे सन जिधर दिख रहा है उससे बोलते हैं, उस समय सन जहां दिख रहा होता है। तो सन क्या एक ही फिक्स पोजीशन पे रहता है क्या, सन अपनी पोजीशन बदलेगा, उसके हिसाब से ये फूड का डायरेक्शन कन्वे करेंगे। भाई आपको सन की तरफ जाना है या सन के अपोजिट जाना है, उसके हिसाब से ये डांस तय करेंगे। तो ये था। अब साहब हमने देख लिया कि ये सारे के सारे वर्कर अब फूड सोर्स तक पहुंच गए। ये सारे के सारे वर्कर कहां पहुंच गए, अब फूड सोर्स तक पहुंच गए हैं। अब यहां देखो, इसके जो आगे वाले जो पैर होते हैं हनी बी के, उसके ऊपर होता है पॉलन कॉम्ब। जैसे ये आगे वाले पैर हैं, इसके ऊपर पॉलन कॉम्ब होता है। तो यहां पर है पॉलन कॉम्ब, और इसके पीछे वाली जो टांग होती है, इसमें यहां जो पीछे वाली टांग होती है, इसके ऊपर पॉलन बास्केट होती है, ये टोकरी होती है।
तो ये क्या करती है, पॉलन ग्रेन्स को इस कंघे से तोड़ती है और तोड़ तोड़ करके इस टोकरी में भरती रहती है और फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाती है। तो बताइए यहाँ से पॉलन ग्रेन्स गिरेंगे या नहीं, और अगर पॉलन ग्रेन्स गिरेंगे तो पॉलिनेशन अपने आप हो जाएगा। और इसीलिए अपन कहते हैं कि हनी बीज आर गुड पॉलिनेटर्स, क्योंकि अगले वाले पैर पर क्या है, पॉलन कॉम्ब है, और पिछले वाले पैर पर क्या है, पॉलन बास्केट है। तो पॉलन ग्रेन्स ये इकट्ठा कर रही हैं, लेकिन पॉलन ग्रेन्स क्यों इकट्ठा कर रही हैं? अब ये पॉलन ग्रेन्स जो है इसका बी वैक्स में भी इस्तेमाल होता है। बी वैक्स एकदम लूज नेचर का होता है और उसके अंदर ये पॉलन ग्रेन्स को मिक्स करके उसको टाइट कर देती हैं, उसको हार्ड कर देती हैं, फिर उससे हाइव की रिपेयरिंग करती हैं। तो पॉलन ग्रेन से ये बनाती है प्रोपोलिस। पॉलन ग्रेन से क्या बनाती है, प्रोपोलिस बनाती है। और प्रोपोलिस को बी वैक्स के साथ मिला लिया जाता है, तो ये बी वैक्स जो है ये हार्ड हो जाता है और फिर इस हार्ड बी वैक्स से अपने छत्ते की रिपेयरिंग कर लेती है। तो इसलिए ये पॉलन ग्रेन्स लेकर के आ रही है। अब अपन देख रहे हैं कि अब ये सब पॉलन ग्रेन्स तो टोकरी में भर लाई, लेकिन फ्लावर पर नेक्टर भी तो होता है, और फ्लावर का नेक्टर अब कैसे लेके आएगी, तो पी जाती हैं, नेक्टर को सक कर लेती हैं। अब अगर आप कोई चीज मुंह से पी रहे हैं तो अब देखिए ये जो नेक्टर होता है, इस नेक्टर के अंदर होता है सुक्रोज, और जब इसको ये मुंह से पी रही हैं तो इसका सलाइवा इसके कांटेक्ट में आता है, और सलाइवा में एंजाइम होता है इनवर्टेज। कौन सा एंजाइम होता है, इनवर्टेज, और उसकी वजह से ये बदल जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, और फिर ये इसको लेकर के हाइव पर आ जाती है। तो ये इसको नेक्टर को सक करती है और नेक्टर को सक करके इसको क्रॉप रीजन में स्टोर कर लेती है। इसका जो स्टमक होता है ना वो क्रॉप रीजन कहलाता है। तो इसको पी पी करके अपने क्रॉप रीजन में स्टोर कर लिया है, और उसके बाद ये हाइव पर आ गई है। और हाइव पर आने के बाद बताइए पेट में अगर कोई चीज भरी है बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे, अरे वॉमिटिंग करती हैं। तो लाइन लगा के एक के बाद एक सब यहाँ वॉमिटिंग कर करके इस चैम्बर को भर देती हैं, और जो फैनर भी थी वो यहाँ हवा उड़ाने लग जाती हैं, जिससे एक्सेस वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट हो जाए, और यहाँ आपको मिलेगी एक थिक विस्कस हनी। तो यहाँ पर मिलेगी थिक विस्कस हनी। तो हनी क्या है, हनी बी की उल्टी है ये। हनी क्या है, हनी बी की उल्टी है ये, तो इसको अपन हनी बोलते हैं। अब साहब जो हनी होती है, हनी, इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट। इसको बोला जाता है सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर। और जो बी वैक्स होता है ये पॉकेट लाइक वैक्स ग्लैंड से निकलता है, पॉकेट लाइक वैक्स ग्लैंड से निकलता है, जो इसके सेकंड टू फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट पर रहती है। वहां पर पॉकेट लाइक वैक्स ग्लैंड है, वहां से निकलता है बी वैक्स, और ये इसका प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। तो इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट। तो अगर आपसे पूछे सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर हनी, प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर बी वैक्स, अरे जो हनी बी के खुद के काम का हो वो प्राइमरी प्रोडक्ट माना जाएगा। तो हमने देखा ना बी वैक्स का इस्तेमाल कर रही है यहाँ पे, वो उसका प्राइमरी प्रोडक्ट है। हनी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्ट है। जब गर्मियों का मौसम आ जाएगा, चारों तरफ फूल खत्म हो जाएंगे, तब ये हनी खाएंगी, वो भी थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं खाती है जनरली। और इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं कि भाई हनी में एपीकल्चर का प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, बी वैक्स, और सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या है, हनी। अब देखो ये यहाँ कर रही है ना, रिपेयरिंग कर रही है। हनी बनाने के लिए इमरजेंसी में काम आता है, ऐसे जनरल यूज नहीं होता है। अब देखिए एनसीईआरटी क्या लिखती है, हनी इज फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हनी इज फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड फाउंड इट यूज इन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो हनी का मेडिसिनल यूज होता है।
आपको याद होगा बहुत सारे सर्दी खांसी की दवाइयां हनी पर बेस्ड होती हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी हनी का बहुत इस्तेमाल होता है। सर्दी खांसी जुकाम इसके लिए हनी का यूज होता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है हनी के अंदर। और जो लोग गुनगुने पानी में 2 चम्मच शहद डाल के पीते हैं वो ज्यादा हेल्थी रहते हैं, उनकी स्किन बढ़िया हो जाती है और वो एनर्जेटिक रहते हैं। तो हनी जो है ये बढ़िया माना जाता है और इसका मेडिसिनल वैल्यू है। लेकिन बी वैक्स फाउंड इज यूज इन कॉस्मेटिक्स। तो बी वैक्स का मेडिसिनल यूज नहीं, उसका कॉस्मेटिक पर्पस है। तो वो अंडरलाइन कर लो कि हनी जो है उसका तो मेडिसिनल यूज है और बी वैक्स का क्या है, कॉस्मेटिक और पॉलिश बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो महंगे कॉस्मेटिक आइटम्स आते हैं उसके अंदर बी वैक्स का इस्तेमाल होता है। और बी वैक्स क्या है बताइए, प्राइमरी प्रोडक्ट है या सेकेंडरी प्रोडक्ट है? यह है प्राइमरी प्रोडक्ट और हनी इज सेकेंडरी प्रोडक्ट। और यहाँ पर अब कॉम्पोजिशन ऑफ हनी है, उसके अंदर अंडरलाइन करो, एक तो फ्रुक्टोज, एक ग्लूकोज, ये सबसे ज्यादा होते हैं। तो हनी के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, फ्रुक्टोज है, फिर ग्लूकोज है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन भी होते हैं, विटामिन B1, B6, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इन सब से मिलकर के अपना हनी तैयार होता है और इसी के साथ अपना एपीकल्चर खत्म हो जाता है। अब मैं आपको इसमें अंडरलाइन करवा देता हूं। तो अगर मॉड्यूल हो तो मुझे मॉड्यूल दे दो। अब एपीकल्चर में स्टार्टिंग से चलिए। आप एपीकल्चर में एक तो एपिस इंडिका को टिक कर लो, एपिस मेलिफेरा को टिक कर लो। उसके बाद यहाँ जो मैंने क्वीन वगैरह का डिस्क्रिप्शन लिखा था उसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है कौन फर्टिलाइज है, एग से बनती है, कौन अनफर्टिलाइज से बनती है, कितने मेंबर फर्टाइल है, कितने स्टेराइल है। अच्छा बताइए कि जो हनी बी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने मेंबर डिप्लॉयड होते हैं, मतलब कौन कौन से मेंबर डिप्लॉयड होते हैं और कौन कौन से हैप्लॉयड होते हैं? तो क्वीन क्या होती है, डिप्लॉयड। वर्कर भी क्या होते हैं, डिप्लॉयड। लेकिन ड्रॉन हैप्लॉयड। कितने फर्टिलाइज एग से बनते हैं, 2। तो क्वीन भी बनेगी फर्टिलाइज एग से और वर्कर भी बनेंगे फर्टिलाइज एग से, लेकिन ड्रॉन अनफर्टिलाइज एग से। और उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। इसके बाद वो इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो अपने को अलग से लिखना है। हाँ तो एग का प्रोडक्शन तो चलता रहेगा ना उसके अंदर, और स्पर्म जो उसने स्टोर किए हुए हैं उनसे काम चल रहा है उसका। तो कितना सा लाइफ स्पैन है उसका, उतना तो काम चल ही रहा है ना। अब देखो इसके अंदर अपन बात करें, ड्रॉन पे चलें और वहां ड्रॉन में देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में लिखा है ड्रॉन्स आर डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग एंड देयर इज ओनली 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन देम। ठीक है। इसके बाद नीचे वर्कर के अंदर देखो पॉकेट लाइक वैक्स ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन सेकंड टू फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, फोर्थ लाइन है। और इनका लाइफ स्पैन 6 to 8 वीक होता है, ज्यादा नहीं होता है। आगे देखिए लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी। इसके अंदर यहाँ पर रॉयल जेली इज सीक्रेटेड फ्रॉम मैक्सिलरी ग्लैंड ऑफ वर्कर भी बोल्ड लेटर में है, उसको मार्क करो। उसके बाद और नीचे चलो, वहां पर लिख रहा है ड्रोन डेवलप्ड पार्थेनोजेनेटिकली फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग। उसके बाद नेक्टर कलेक्शन और हनी प्रिपरेशन में सुक्रोज ऑफ नेक्टर, इसको इन्वर्टेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है, इसको मार्क कर लो। एरिनोटॉकी, ये तो एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ोगे, एरिनोटॉकी यही होता है अनफर्टिलाइज एग से डेवलपमेंट। आगे देखो जो लाइन पहले से अंडरलाइन हो रही है वो एनसीईआरटी की है, तो उसके अंदर लिख रहा है बी कीपिंग। यहां पर देखो फर्स्ट लाइन, द इंक्रीज डिमांड ऑफ हनी हैज लेड टू लार्ज स्केल बी कीपिंग प्रैक्टिसेस, इसको टिक कर लो। और उसके बाद मोस्ट कॉमन स्पीशीज,
1 2 3 4 5 मोस्ट कॉमन स्पीशीज एपिस इंडिका है, इसको टिक कर लो। इसके नीचे की लाइन देखो, दोनों अंडरलाइन हो रही है। बी कीपिंग इज रिलेटिवली इजी बट रिक्वायर सम स्पेशल नॉलेज। ये नीचे के पॉइंट चाहे तो आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये आपको याद हो गए होंगे। कम्युनिकेशन में दो तरह का डांस, एक राउंड डांस, और इसमें राउंड डांस में व्हेन फूड सोर्स इज लेस देन 75 मीटर, तो इसके अंदर डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी, उसकी स्मेल से पता चलेगा और उसका पीछा करके पता चलेगा। डायरेक्शन का पता चलेगा टेल वैगल डांस से। अंडरलाइन करो व्हेन फूड सोर्स इज मोर देन 75 मीटर। फिर यहाँ पर देखिए दो निशान लगे हुए हैं डैश के, उन दोनों को टिक कर लो। इफ मोशन इज इन अपर राइट साइड ऑफ a straight line wagging the tail then food source will be in the same direction of sun। नीचे वाला if motion is in lower side of a straight line then food source will be opposite direction of the sun। फिर नीचे एनसीईआरटी की दो लाइन दे रखी है, हनी हेडिंग दे रखा है, उसके नीचे दो लाइन, honey is food of high nutritive value and find it used in indigenous system of medicine and it is secondary product of apiculture। इसको टिक कर लीजिए। और उसके बाद बी वैक्स पे चलो सीधा। बी वैक्स के अंदर यहाँ जो लाइन अंडरलाइन हो रही है कि इट फाइंड मैनी यूजेस इन इंडस्ट्री सच एज प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक एंड पॉलिशेस ऑफ वेरियस काइंड, और इसके नीचे इट इज रियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ एपिकल्चर। प्रोपोलिस को चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। और इसके बाद अपन बात करेंगे फिशरीज की। किसकी बात करेंगे? फिशरीज की। बिगिनर बॉक्स करो फिर। अब देखिए ऑनलाइन में एक डाउट आया कि सर बेबी के जीनोम से काऊ की मिल्क क्वालिटी कैसे इफेक्ट होगी। अरे यही बेबी तो बड़ा होकर के काऊ बनेगा और यही फिर मिल्क प्रोडक्शन देगा ना। ऐसा थोड़ी है वो हमेशा बच्चा ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा और मिल्क प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो यही बेबी बड़ा होकर के काऊ बनेगा और तब उसकी मिल्क प्रोडक्शन इफेक्ट होगा। इसलिए ब्रीड अच्छी होनी चाहिए आपके पास। पाल रखी है घर पे? अरे वाह, कितनी सारी है। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? कहाँ के हो बेसिकली? बिहार में होलिस्टीन पाल रखे आपने? ऐसे ही बोल रहा हूँ तो मेरे को पहले ही पता था। अरे इसी को तो इथोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो मैंने एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ी हुई है और मुझे बच्चों का बिहेवियर पता रहता है कि कौन सा बच्चा सही कह रहा है, कौन सा गलत कह रहा है ना। कई बार आपने देखा होगा कि जो क्लास होती है उसके अंदर कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के भांति भांति के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीच बीच में बोलते हैं, बीच बीच में बोलते हैं। जैसे कोई टीचर पढ़ाता रहता पीछे से कमेंट पास करते हैं एक इधर से, फिर उसको देख करके दूसरा, अच्छा इसने बोला, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी कमेंट कर ही देता हूँ। तो वो भी क्या करता है, उधर मुंह करके यूं करके वो भी एक कमेंट पास कर देता है और उसके कमेंट को सुन करके बाकी लोग बड़े हंसते हैं, बड़े खुश होते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि ऐसी हरकत बच्चे क्यों कर रहे होते हैं? समझ तो सब आ रहा होता है उनके। ऐसी हरकत वही करता है जो दूसरों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। आजकल टिकटॉकर क्या कर रहे हैं, ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं। क्यों? उससे क्या होता है कि बाकी पब्लिक का ध्यान उनके ऊपर जाए। अब एक्चुअली वो ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। वो सोचते हैं यार मैं चुपचाप बैठ के पढ़ रहा हूँ तो फिर मजा ही नहीं आ रहा, ऐसे ही उठ के चला जाऊंगा एक दिन क्लास से, कोई याद नहीं रखेगा। तो क्यों ना क्लास में मेमोरी बनाई जाए। मेमोरी बनाई जाए कैसे?
मैं कमेंट पास करता हूँ, बाकी ऐसे बोलेंगे यार ये बड़ा बदमाश लड़का है यार, तो ये आपको मेडिकल कॉलेज तक याद रहेगा। और यार अपने बैच में वो था ना पीछे, वो तरह तरह की आवाज निकालता था, और वो मिला था एक दिन स्टेशन पे, आप उसको भूल नहीं पाओगे। लेकिन जो लड़का चुपचाप शांत बैठ के पढ़ता है, नोट्स लिख के चला जाता है, आप उसकी शक्ल थोड़े दिनों बाद भूल जाओगे। तो ये बच्चे और कुछ नहीं, ये सब क्या है, अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। और ज्यादातर अगर इनके बैकग्राउंड को तलाशा जाए, तो घर पे पेरेंट्स बहुत बिजी होते हैं, या फिर ये बेचारे ना सबसे बड़े भाई होते हैं ना एकदम छोटे भाई होते हैं, ये दूसरे नंबर वाले होते हैं। ज्यादातर ये कैसे होते हैं, दूसरे नंबर वाले होते हैं। अब देखो परिवार में जब पहला बच्चा आता है तो उसके बहुत लाड़ प्यार होते हैं, और मम्मी पापा उसकी भयंकर केयर टेकिंग करते हैं। वो लड़का राजा की तरह जीवन जी रहा होता है। फिर धीरे धीरे उसके दूसरा नंबर का भाई आता है तो उसका लाड़ प्यार खत्म हो जाता है। फिर तीसरे नंबर का आता है तो सबसे छोटे वाला प्यारा हो जाता है, बाकी दो का नंबर कट हो जाता है। लेकिन बड़ा वाला थोड़ा बड़ा हो चुका होता है तो समझ जाता है। और जो बीच वाला बच्चा है ना, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मम्मी या तो बड़े बड़े को चाहती है या छोटे भाई को प्यार करती है, अपन तो ऐसे ही जी रहे हैं। और फिर ये बोलता है पापा पापा शर्ट दिलाओ ना, तो पापा कहता है अरे भैया की शर्ट जो छोटी हुई थी ना पिछले महीने, वो तेरे फिक्स आ जाएगी ना। अरे नई तो है, बेचारे ने एक ही बार पहनी है, चल ऐसा कर वो तू ले ले। और बड़े भैया भी नहीं ला रहे, छोटा वाला तो पसर ही जाएगा, बोले नहीं दीपावली पे तो नया ही चाहिए, अपन पुराने उराने नहीं पहनेंगे। छोटे वाले को भी मिल गई, बड़े वाले को मिल गई, और ये बेचारा पुरानी शर्ट से काम चला रहा है। फिर उसके बाद अगर इसने बदमाशी कर दी तो पिटाई बड़े आराम से हो जाती है। तो ऐसे में क्या है, बेचारा पिट पिटा के सोचता है यार समाज में अपनी कोई इज्जत ही नहीं है, अपन यूं ही जी रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, तो क्या करें, सबका ध्यान आकर्षित करवाइए। और उसके लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। रास्ते में चलते चलते अचानक तेजी से दौड़ने लग जाएंगे तो क्या हो गया अचानक, तो और कुछ नहीं होता, बस ध्यान आकर्षित करने वाली बात। और इस एज ग्रुप के बच्चों में सबसे ज्यादा होता है ये, क्योंकि ये आपकी कौन सी एज है, एज ऑफ एडोलेसेंस। अरे पढ़ा है ना ह्यूमन हेल्थ में, ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। इसमें ना तो आपको बच्चा समझा जाता है ना ही बड़ा समझा जाता है, और ये बड़ी कंफ्यूजन वाली स्टेज है। बच्चा खुद ही कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या हूं, मैं बच्चा हूं या बड़ा हूं। अब देखो, जैसे मान लो कि घर में मस्ती कर रहा है, घर के सामान तकिए वकिए इधर उधर फेंक रहा है, तो पिताजी जो है, अच्छा मान लो कि दीपावली की सफाई चल रही है और मम्मी भयंकर सफाई में बिजी है, और ये बैठा बैठा देखता रहता है यार मम्मी बेचारी कितना काम करती है, यार मैं ही बड़ा हो गया मुझे हेल्प करा देनी चाहिए। अब मम्मी ने क्या किया, दीपावली के लिए महंगी क्रॉकरी खरीदी है, तो उस क्रॉकरी को उन्होंने बड़े संभाल के और बाहर रख रखा है कि इस पे अभी धूप लगेगी, उसके बाद इसको बढ़िया से रगड़ रुगा के साफ करके और फिर अच्छे से अलमारी में जमाएंगे। और आप वहां क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको वार्निंग मिल जाए, देख बॉल उधर नहीं जानी चाहिए, एक भी कप टूट गया ना तो फिर तुझे भी तोड़ दिया जाएगा। तो आप बोलते हैं बॉल फेंक के मुझे क्या मतलब है, मैं कौन सा क्रॉकरी को तोड़ रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद आपने सोचा क्यों ना मम्मी की हेल्प करा दी जाए यार, क्रॉकरी तो मैं ही साफ कर देता हूँ। जल्दी से एक कपड़ा लेके आया आपने, एक बड़ा सा गिलास लिया, उसको रगड़ रहे हैं और हाथ से छूट के धमान की आवाज आई और वो गिलास टूट गया और मम्मी दौड़ के आई, देखा आप ट्रे लेके खड़े हो। पता चला अरे बेटा क्या हुआ, ला ये ट्रे मुझे दे। ट्रे लेकर के उन्होंने पहले सेफ जगह पे रखी, उसके बाद कान पकड़ के दो चाटे लगाए, तोड़ के ही माना है तू, मना करा था ना ज्यादा हेल्पिंग नेचर का मत बन, पर तुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था घर में नई क्रॉकरी हो। अरे कब तक बच्चा बना रहेगा, बड़ा हो गया है तो सोचा अरे यार मैं बड़ा हो गया है और भाई यार क्या करें। और अगर ये कभी बड़ों जैसा व्यवहार करता है, नहीं पापा आपको ये शर्ट नहीं पहनी चाहिए, पसंद नहीं मेरे को, वो एक कान की जावे, बच्चा है भी बच्चे जैसा ही रहे। ऐसे में बेचारा क्या करता है, बड़ा कंफ्यूज रहता है कि यार मैं हूं क्या, मैं बड़ा हूं या बच्चा हूं। क्यूरियोसिटी का लेवल ज्यादा, सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, तभी तो ऐड इसी एज के बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। और परफ्यूम लेकर के यूं यूं रगड़ लेता है और सोता आसपास असर हुआ या नहीं। चलिए जी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।
अब मालूम चला ना क्या होता है।